स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। पिछले लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस यानी कि लीनियर चार्ज, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज पढ़ ली हैं। नाउ टुडे वी विल गेट अबाउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते जाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, एज द नेम सजेस्ट, डाइपोल मीन्स a system which contains two poles, a positive pole and a negative pole। इसका मतलब होगा according to the definition an electric dipole consists of two equal and opposite charges separated by some distance। फॉर एग्जाम्पल देखें ध्यान से, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू, विच आर separated by some distance from each other। So this assembly is known as an electric dipole। अब आप पूछेंगे ऐसा कहाँ होगा, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कम फ्रॉम द केमिस्ट्री। इन केमिस्ट्री यू हैव स्टडीड अबाउट द पोलर बॉन्डिंग एंड पोलर कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl, when the molecule of HCl is formed, then a small positive charge develops on the hydrogen atom and a small negative charge develops on the chlorine atom। That's why these are the two poles of an atom, so it is a dipole। अब यही चीज़ हम फिजिक्स में लेते हुए जाएंगे। फिजिक्स में इसी डेफिनेशन को हमने क्या ले लिया, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दीज आर नॉट सुपरपोज्ड। एक ही पॉइंट पर नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे इसमें भी आप देखेंगे, दीज टू एटम्स आर नॉट ज्वाइंट और कंबाइंड, दीज आर सेपरेटेड बाय एटॉमिक डिस्टेंस। अब फर्दर इस डाइपोल से रिलेटेड दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं बेसिक, उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, this straight line joining the two charges of the dipole, this line is known as the dipole axis। Further, the line passing through the center of the dipole and perpendicular to its length, ये जो perpendicular bisector आप draw करेंगे, this perpendicular bisector is called equator। Now the next third thing, the length of the dipole, when you are going for the length of dipole, then this center is taken as the point of origin, and if it is the origin, then definitely positive charge is situated at same distance on the right hand side as the negative charge on left hand। So the coordinate of the positive charge is taken as A and the coordinate of negative charge is also taken as A। और इसीलिए आप देखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल, इसी वजह से जो हम टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल मान के चलते हैं, दैट इज नॉट L और A। इसको हम कितनी लेते हुए चलते हैं, ऑलवेज 2A। कुछ बुक्स इसको लेंगी 2D, कुछ ले लेंगे 2L, जो भी आप नोटेशन लेंथ के लिए लेना चाहें। लेकिन ये कन्फर्म है कि आप जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे, वो इफेक्टिव लेंथ आपकी क्या मानी जाएगी, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल्स टू 2A। सो 2A, A ऑन द राइट एंड A ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 पॉइंट समझ में आते हैं। नंबर 1 डाइपोल एक्सिस, सेकंड वन इज द इक्वेटर एंड थर्ड वन इज द इफेक्टिव लेंथ। सो दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के, इट इज एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल। The strength of a dipole is denoted by a term which is called dipole moment। So what is the dipole moment? Dipole moment is defined as the dipole moment is denoted by P. It is a vector quantity. It is defined as the product of first of all the charge, magnitude of the charge and multiplied by the effective length of the dipole। ये स्ट्रेंथ बताता है हाउ मच स्ट्रॉन्गर आर द चार्जेस एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द डाइपोल्स। दैट्स व्हाई डाइपोल मोमेंट इज Q डॉट वेक्टर 2A। नाउ सेकंड थिंग, जब आप डाइपोल मोमेंट समझ जाते हैं, प्रोडक्ट किस किस का होगा, चार्ज और इफेक्टिव लेंथ का। इट विल डिनोट द
strength of the dipole. Then the next question comes, ये आपकी जो क्वांटिटी है इसकी यूनिट क्या होगी? तो बिल्कुल सिंपली यूनिट अगर आप देखेंगे कूलॉम फॉर द चार्ज एंड मीटर फॉर द इफेक्टिव लेंथ, तो ये इफेक्टिव लेंथ की यूनिट होगी कूलॉम मीटर. एंड डोंट गेट कंफ्यूज इट विद cm, छोटा cm मत लिखिएगा, अदरवाइज वन कैन रीड इट एज सेंटीमीटर. दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज capital C dot small m, so that is coulomb meter. Then next thing, what are the dimensions? So dimensions of the dipole moment, qat, and effective length means L, तो total आपका हो जाएगा L, T and A. And finally जब हमने कहा it is a vector quantity, so what is the direction of dipole moment? तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट की अगर आप बात करेंगे तो सो द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इट इज टेकन इन अ डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. डायरेक्शन आप कहाँ से कहाँ लेते हैं? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. अब सवाल बनता है ये डायरेक्शन हमने क्यों लिया है? द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज द डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी इज द प्रोडक्ट ऑफ q एंड वेक्टर 2a. q और चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी. 2a, it is the vector and its direction appears in the dipole moment. So vector 2a, which is the length, as per the convention, जो भी आप नंबर स्केल या लेंथ वाइज या हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाते हैं, आपका ध्यान जाएगा distances are measured from left to right. For example, it is 0, 1, 2, 3 and so on. That's why in the direction of length, यानी कि कहाँ लिया जाएगा? From negative side to positive side. So that is the डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ओके, तो ये डाइपोल और डाइपोल मोमेंट आपको समझ में आ गए. अब हम बात करेंगे अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में बी कैलकुलेटेड इन फर्स्ट ऑफ ऑल टू कंडीशंस. दो कंडीशंस कौन सी हो सकती हैं? एज आई हैव मेंशन्ड, there are two axes for an electric dipole. First is called dipole axis and other one is called equatorial axis or equator. तो इन्हीं दोनों जगहों पर हम जाएंगे. पहला जो हमारा केस आएगा नंबर 1, फर्स्ट केस हमारा कौन सा होगा? फर्स्ट केस अपने लिए होगा एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन. एक्सियल पोजीशन वाई? क्योंकि हम द पॉइंट पी इज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. ये डाइपोल नजर आ रहा होगा. ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग द चार्जेस माइनस के प्लस क्यू, हैविंग इफेक्टिव लेंथ 2a. दैट मीन्स फ्रॉम द सेंटर विच इज O, द टू साइड्स आर A and A. Now the point P is situated at a distance r on the axis of dipole, so that is the name axial. It is called a longitudinal position because you are along the length of the dipole. It is called end-on position क्योंकि हम कहाँ पर हैं? सिरे पर हैं, किसी भी एक एंड पर हैं. अब जब लास्ट टर्न्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम है ऑन दिस पॉइंट P देयर विल बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वन ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू एंड अदर वन ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू. और इन्हीं दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का टोटल या रिजल्टेंट हम इस पॉइंट P पर कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करेंगे. पहले पॉइंट A की हेल्प से निकालते हैं. अगर पॉइंट A की हेल्प से निकालोगे तो आप क्या कह सकते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू. जब माइनस क्यू की वजह से आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, सो लेट इट बी E1 एंड द वैल्यू इज गिवन बाय मॉड वेक्टर E1. मॉड वेक्टर E1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? फॉर्मूला था आपके लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. इन शॉर्ट हम इसे लेते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. सो के which is the constant 1 upon 4 pi epsilon naught q, that is the charge, n upon r square. r was the distance between the charge and point. यहाँ ध्यान देखें, here the distance is a to p और इसलिए आपका ये क्या आएगा? ap square. और फिगर को देखें, so k q upon ap. ap will be r
plus a. So it will become r plus a whole square. That means it is the intensity due to the charge minus q. Similarly आप कैलकुलेट कर सकते हैं इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, और जो चार्ज प्लस क्यू से कैलकुलेट करेंगे सो मॉड वेक्टर E2 इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन, नाउ द डिस्टेंस इज बीपी स्क्वायर, सो दैट इज रिटन एज बीपी स्क्वायर, और बीपी स्क्वायर मीन्स के क्यू अपॉन बीपी विच इज आर minus a, so the distance will be r minus a square, so that is our equation number second. Now the question comes, what will be the resultant of these electric fields? Resultant निकालने के लिए हमें चेक करने पड़ेंगे इनके डायरेक्शंस। आए देखते हैं, आपको मालूम है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द electric field intensity due to a negative charge remains towards the charge or inwards. So it is the negative charge, the intensity on this will be towards the negative q, so that's why the direction of E1 will be like this. And in case of charge B or charge plus q, the electric field will move away from it, so the intensity or electric field E2 due to this will move like this, that means away from it. अब ध्यान से देखें इन दोनों के डायरेक्शन, जैसे आप देखते हैं दीज डायरेक्शंस आर अपोजिट टू ईच अदर, दैट्स व्हाई द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने लिए कितना आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू होगा दोनों का डिफरेंस, यानी कि मॉड वेक्टर E2 माइनस मॉड वेक्टर E1, और जब आप मॉड वेक्टर E2 माइनस मॉड वेक्टर E1 करेंगे सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, यू विल गेट मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू के मॉड वेक्टर E2 विच इज दिस वन, के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। नाउ द एलसीएम कैन बी टेकन इजीली, और एलसीएम अगर आता है तो फिर आपके लिए मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू कितना होगा, मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू के एंड क्यू विल गेट कॉमन, आर माइनस ए आर प्लस ए, सो द एलसीएम विल बी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, जो आपका, चलें यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ, आपका मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के एंड क्यू विल गेट कॉमन, और जो मैंने कहा था एलसीएम अपने लिए होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, दोनों का इनटू फर्दर ऊपर आपको मिलेंगे आर प्लस ए होल स्क्वायर, एलसीएम तो ले ही लेंगे, माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर, ये क्रॉस में जाएंगे। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजली, सॉल्व करेंगे तो आपको क्या क्या नजर आएगा, मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू हो जाएगा के क्यू, चलें होल स्क्वायर तो सभी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो फाइनली मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू के क्यू डॉट आर स्क्वायर ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड, ये चारों टर्म आपके कैंसिल होंगे, और अगर ये चारों कैंसिल होते हैं तो फिर आपके पास क्या बचेगा, 2 इंटू 2AR और 2 इंटू 2AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और अगर आपको याद आता है कि Q इंटू 2A दैट वॉज डाइपोल मोमेंट P, इसका मतलब आपको मिलेगा K दिस Q एंड 2A, Q और 2A आपके लिए मिलकर बनेंगे डाइपोल मोमेंट P। इन Q और 2A को हम ले लेते हैं एज डाइपोल मोमेंट, ये आपका K रहा, ये रहा आपका 2, देन इट विल बिकम एज P एंड फाइनली R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
whole square, or in detail you can write it as mod vector E is equals to k की वैल्यू रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 pr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर्स होल स्क्वायर. So that is about the electric field intensity on the axial position or longitudinal position of an electric dipole. अब एक छोटी सी बात इसमें पूछी जाएगी, then what will be its direction. तो डायरेक्शन अगर आप देखेंगे आखिरकार इसका डायरेक्शन कहाँ जाएगा, तो डायरेक्शन के लिए चेकआउट करें. डायरेक्शन इन दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसी के अलॉन्ग जाएगा. डिफरेंस में चेक कर लें, r plus a whole square, r minus a whole square, this term is greater, E2 is greater. और simply चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज क्लोज टू पॉइंट P, इसलिए इसका इफेक्ट या इसकी फील्ड ग्रेटर होगी. कहीं से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चाहे हमने कहा पास में है इसलिए E2 ग्रेटर होगा इसका इफेक्ट, या फिर मैथमेटिकल डिनोमिनेटर कम है तो इफेक्ट ज़्यादा होगा. E2 ग्रेटर है तो E2 का डायरेक्शन हमारे लिए रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E2. E2 का डायरेक्शन देखें, ये डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इसका मतलब जब आप डायरेक्शन लिखेंगे तो ये डायरेक्शन लिखा जाएगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. नाउ वंस अगेन वॉच इन द राइट हैंड साइड. क्या आपको ध्यान है जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता था उसका भी डायरेक्शन आपने यही लिया था, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. इसलिए हम लिख सकते हैं अलोंग डाइपोल मोमेंट. इसका डायरेक्शन भी वही होगा जो आपके डाइपोल मोमेंट का होता है. फर्दर एक छोटी सी कंडीशन इसमें अप्लाई करते हैं, उसको भी यहाँ डिस्कस करते हैं. कंडीशन इस बात के लिए आती है इन केस ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल मॉलिक्यूलर डाइपोल्स व्हेन यू आर गोइंग फॉर HCl और NH3 और H2O etc. then the distance between the atoms remains very small in order of the angstrom. That's why we can say that the size of the practical electrical dipole remains very very small. इस कंडीशन को हम अप्लाई करते हैं. क्या हम लिखेंगे, if लेंथ और साइज ऑफ द डाइपोल इज स्मॉल. इसका मतलब क्या होगा, लेंथ स्मॉल है यानी कि ये जो आपकी लेंथ है इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इट इज वेरी लेस देन. और इस टर्म के लिए भी आपको मालूम है अगर आपका a वेरी लेस देन r है तो आप कह सकते हैं सॉन नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर. अगर आप a स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे तो ये जो फॉर्मूला आपके पास था r स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें. हम इसको जैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे वैसे ही आपका मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मॉड वेक्टर E विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन r स्क्वायर्स होल स्क्वायर बिकॉज a स्क्वायर इज neglected. इसका मतलब फाइनली यू विल गेट मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एक r कैंसिल होगा एंड दैट विल बिकम 2p अपॉन r क्यूब. और जब ये फॉर्मूला आपको कंप्लीट मिलता है तो क्या मिल गया, इस ढंग से आपको फाइनल फॉर्मूला मिल जाता है एक्सियल पोजीशन का स्मॉल डाइपोल मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब. ओके, अब सेकंड कंडीशन हम लेते हुए आते हैं. फर्स्ट कंडीशन हमने कौन सी ली, अलोंग द डाइपोल एक्सिस यानी कि एक्सियल. अब हम किस पोजीशन में जाएंगे, इक्वेटर वाली यानी कि ट्रांसवर्स. तो सेकंड कंडीशन के लिए जाएं जो आपकी इक्वेटोरियल और ट्रांसवर्स पोजीशन. फिर से देखें, it is an electric dipole having the charges minus q and plus q at a and b. 2a or a plus a is the effective length. It is the center. Now the point P is situated on the equator of it. Transverse perpendicular bisector पर present है, या आप कह सकते हैं ब्रॉड साइड. ब्रॉड साइड मतलब that was the end side and it is the ब्रॉड साइड, चौड़ी तरफ. तो ये ब्रॉड साइड पर प्रेजेंट है. तो अब इस कंडीशन में बात करते हैं. फिर जो आपसे पिछली बार की तरह कहा था, एज in the previous topic, at point P there will be
two electric fields, one due to the positive q charge, other one due to the negative q charge, and here the resultant will be calculated. सबसे पहले हम आएंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस क्यू. जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आप ड्यू टू माइनस क्यू कैलकुलेट करेंगे, सो it will be mod vector E1 is equals to KQ upon, ये तो फॉर्मूला याद ही है, mod vector E is equals to KQ upon R square. So the distance will be the AP and R square, AP square. Now what will, how much will be AP? How much is AP? You can use the Pythagoras theorem. This is the hypotenuse, perpendicular and base. तो ये आपका कितना होगा, that will become KQ upon R square plus A square, that is value number 1. And similarly अब आप जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. जब आप माइनस क्यू से जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा मॉड वेक्टर E2 इज इक्वल्स टू, मॉड वेक्टर E2 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, के क्यू अपॉन, नाउ द डिस्टेंस विच इज BP square. So this distance again from same Pythagoras theorem, R square plus A square. तो ये भी आपका कितना होगा, R square plus A square, that is equation number 2. अब जो खास बात देखने की बात है, both the values mod vector E1 and mod vector E2 are same. इसका मतलब आप कह सकते हैं mod vector E1 और mod vector E2 दोनों की वैल्यूज कैसी आएगी, सेम. Now let us move for the diagram. अब जब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे then we will require their proper directions. Now watch carefully the direction of electric field E1. It is the field produced due to the negative charge. So the field of negative charge will act towards the charge. So that will be the direction of vector E1, which is towards the charge or inwards. But in case of the positive charge, the electric field vector E2, positive charge act करेगा opposite to the charge और away from the charge, outward. तो ये फील्ड आपकी कैसी काम करेगी, this field will act like this. अब now the question, how the resultant is calculated. तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए either you can use parallelogram method or you can resolution method. तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे वो resolution आप मेथड यूज़ करेंगे. resolution मेथड का सेंस ये है कि दोनों इंटेंसिटीज ये ना तो x एक्सिस पर है ना y एक्सिस पर है, तो मैं इनको रिजॉल्व करता हुआ जाऊँगा. सबसे पहले मैं रिजॉल्व करता हूँ E1. E1 को जब आप रिजॉल्व करेंगे, लेट दिस एंगल बी थीटा. सो वी विल हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ E1. जो E1 के दो कंपोनेंट होंगे उनमें से एक कंपोनेंट होगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट E1 sin थीटा, एंड दिस कंपोनेंट विच वन विल बी E1 cos थीटा. नाउ फॉर द फील्ड E2, जब आप फील्ड E2 के ऊपर जाते हैं तो फील्ड E2 के भी सिमिलर कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं. ये रही आपकी फील्ड E2 के भी हम जो दो कंपोनेंट करेंगे उनमें से एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका क्या होगा, दैट विल बी E2 sin थीटा. एंड इन केस ऑफ द बेस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपका कितना आएगा, सेम डायरेक्शन पैरेलल में, ये हो जाएगा आपके लिए E2 cos थीटा. ये दोनों कंपोनेंट आपको देखने आ जाते हैं. देन और ध्यान से देखें क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, व्हाट आई हैव डन. फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं. ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट towards the charge, so it will be vector E1 which is resolved in two components shown by red lines, E1 sin theta and E1 cos theta, and the vector E2, the electric field due to the charge positive Q, it will move away from the charge outwards, so it is also resolved in two components shown by the green lines, E2 sin theta and E2 cos theta. जब ऐसा हो जाता है तो ये समझ में आएगा
आप कह सकते हैं दीज इंटेंसिटीज में बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, तो यहाँ बता सकते हैं दीज इंटेंसिटीज या दीज फील्ड्स आर रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। जब रिजॉल्व होती हैं दो कंपोनेंट्स में तो आपको ये भी समझ में आएगा। देन जरा ध्यान देखें, मॉड वेक्टर E1 एंड मॉड वेक्टर E2, E1 और E2 की वैल्यू सेम है। नाउ इन केस ऑफ E2 sin थीटा एंड E1 sin थीटा दीज आर इक्वल एज वेल एज दीज आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो जो मैंने कहा था टू कंपोनेंट्स, देन E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर कैंसल आउट, और अगर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो फिर आपको समझ में आएगा रिजल्टेंट फील्ड आपका क्या बचेगा। रिजल्टेंट फील्ड आपके लिए बचेगी मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू द समेशन ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स विच आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट मीन्स E1 cos थीटा एंड प्लस E2 cos थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा E1 एंड E2 बोथ वैल्यूज आर सेम, so you can write simply it as 2E1 cos theta. So 2E1 cos theta अगर रखते हैं तो mod vector E is equals to how much will be the mod vector E? It is 2E1 cos theta. So it is 2E1 that is written here KQ upon R square plus A स्क्वायर, देन द cos थीटा आप देखेंगे तो cos थीटा क्या होगी, cos थीटा विल बी बेस विच इज OA एंड अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज AP। तो आपको मालूम है OA, द वैल्यू ऑफ OA इज A अपॉन वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस AP। हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दैट्स वाई इन द फाइनल लाइन जो आप लगभग इसके आंसर पे मौजूद हैं। तो फिर एक बार हल्का सा राइट हैंड पे देखेंगे, डाइपोल मोमेंट P वॉज Q डॉट 2A, और यहाँ पर भी आपको नजर आएगा ये दोनों टर्म हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है QA और साथ में 2, दैट्स वाई वी कैन सब्स्टिट्यूट द डाइपोल मोमेंट। इसलिए आपको मिलेगा मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू K साथ में 2Q डॉट 2A विच इज P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पावर 1 एंड 1/2, दैट मीन्स टोटल 3/2। और आप कह सकते हैं मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज विच इज द वैल्यू ऑफ K, P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। So that's all for the intensity of electric field in broadside on or equatorial position. Now two simple questions are there. What will be its direction? जब आप डायरेक्शन पे जाएंगे तो डायरेक्शन देखें ध्यान से, ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए, ओनली दीज टू कंपोनेंट्स आर रिमेनिंग। इनका डायरेक्शन आप ले आएगा E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा, बोथ आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स इन अ डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अब फिर से यहाँ देखें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन था आपके लिए नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, so this direction becomes opposite to the direction of dipole moment। ठीक, अब लास्ट क्या रह गया, लास्ट रह गई जो एक कंडीशन आपकी पिछली बार थी, कंडीशन याद होगी। कंडीशन में हमने लिया था इफ द साइज ऑफ डाइपोल इज स्मॉल, क्योंकि आपसे कहा था इन केस ऑफ द प्रैक्टिकल डाइपोल्स, एटॉमिक डाइपोल्स, द साइज इन केस ऑफ HCl NH3 एटसेट्रा रिमेन्स वेरी स्मॉल। तो क्या हमने लिया, इफ द साइज ऑफ डाइपोल इज स्मॉल। साइज ऑफ डाइपोल स्मॉल का मीनिंग क्या होगा,
द लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस। फिर वही आप करेंगे सो ऑन नेग्लेक्टिंग ए स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर नेग्लेक्ट करते हैं देन मॉड वेक्टर ई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर। ए स्क्वायर is neglected and whole power 3/2. That means in the final step you will get mod vector E is equals to 1/4 pi epsilon naught P upon R cube for a small electric dipole. So that is the final formula for the electric dipole. बस एक छोटी सी बात पर और ध्यान देंगे, अगर आप देखें तो आपका एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, एंड इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन इट इज p अपॉन आर क्यूब। तो आप क्या कह सकते हैं कि आपका मॉड वेक्टर E इन केस ऑफ द एक्सियल पोजीशन इट रिमेन्स मॉड वेक्टर E इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में p है और एक्सियल में कितना है 2p अपॉन आर क्यूब। मैंने कहा आपको क्या मिल सकता है, एक्सियल इंटेंसिटी आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन की डबल होती है फॉर द सेम डिस्टेंस r। क्या कह सकते हैं, फॉर सेम डिस्टेंस r। अब इसके बाद हम एक तीसरी कंडीशन में जाएंगे जो आपके लिए कौन सी होगी, आर्बिट्ररी पोजीशन। ठीक, ओके, नाउ वॉच द फिगर। ये अपने पास थर्ड कंडीशन होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल में। अब जो आपका पॉइंट है इट इज नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, इट इज नॉट ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, बट इट इज एन आर्बिट्ररी पोजीशन। आर्बिट्ररी मीन्स कहीं भी है, इंक्लाइंड पोजीशन भी आप कह सकते हैं। द पॉइंट इज सिचुएटेड एट पोजीशन आर थीटा। आर थीटा मीन्स द एंगल ऑफ द जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज थीटा, and the distance of point from the center is O, from the center O is R। अब सवाल आता है जब आप इस पॉइंट के लिए इंटेंसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं द डाइपोल स्ट्रेंथ वेक्टर P। if AB is an electric dipole having the charges plus minus Q, then there will be a डाइपोल मोमेंट वेक्टर P विच इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमने पीछे लिया हुआ था। क्या आपका ध्यान जाता है, विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दिस वेक्टर P में बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ये वेक्टर P आप क्या काम कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। वन कंपोनेंट अलोंग द पॉइंट एंड द अदर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द पॉइंट। सो लेट इट बी वेक्टर P1 एंड इट बी वेक्टर P2। जब आप ये वेक्टर P1 और P2 रिजॉल्व कर रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट हमने क्या लिया, पहला स्टेटमेंट हमने लिया है पॉइंट P इज इन पोजीशन R थीटा, सो डाइपोल मोमेंट वेक्टर P is resolved in टू कंपोनेंट्स। और दो कंपोनेंट कौन से होंगे ये आपको मालूम है। सबसे पहला कंपोनेंट P1 इज इक्वल्स टू अलोंग थीटा है, तो ये आपका कितना होगा P cos थीटा। फर्स्ट कंपोनेंट इज P1 इज इक्वल्स टू P cos थीटा। और कहाँ मूव कर रहा है तो आप डायरेक्शन बताएंगे, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कैपिटल P। जिस लाइन को आप ज्वाइन कर रहे हैं उसी पर है। सेकंड कंपोनेंट कौन सा होगा, P2 इज इक्वल्स टू होगा P साइन थीटा। सेकंड कंपोनेंट भी आपको नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट P2 क्या होगा P साइन थीटा। और ये कहाँ लेंगे आप, नॉर्मल टू लाइन, इस लाइन के नॉर्मल होगा। जब ये दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाते हैं, अब ध्यान देखें, नाउ वी हैव टू डाइपोल्स वेक्टर P1 एंड वेक्टर P2।
नाउ वॉच दिस पॉइंट P क्लियरली फॉर विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल P1। क्या आपको ऐसा नजर आता है ये डाइपोल P के अलोंग उसी लाइन में है, और उसी लाइन में होना आपके लिए कहलाती थी एक्सियल पोजीशन या लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, ये अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइपोल P1 है। हम क्या कह सकते हैं, P लाइज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल P1। आपका पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल P1। और अगर एक्सिस ऑफ द डाइपोल P1 पे लाई कर रहा है तो आए देखें ध्यान से, जो दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। नंबर वन, द इंटेंसिटी इन एक्सियल पोजीशन रिमेन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब। आए पहले देखें, P लाइज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल, इसकी इंटेंसिटी बताएंगे 10, इसलिए आपको क्या मिलेगा, जो आपकी पहली इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू द डाइपोल P1, ये आपकी आएगी मॉड वेक्टर E1 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 अपॉन आर क्यूब, p1 अपॉन आर क्यूब बिकॉज इट इज द डाइपोल नंबर फर्स्ट, और वी कैन से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p1 cos थीटा, सॉरी 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये हमारी पहली वैल्यू यहाँ पर निकल आती है। सिमिलरली इन केस ऑफ द सेकंड डाइपोल, अब सेकंड डाइपोल ही चर्चा करते हैं। सेकंड के लिए आप क्या बताएंगे, सेम पॉइंट P लाइज ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल वेक्टर P2 के अकॉर्डिंग देखें, P2 अगर मैं यहाँ मान के चलता हूँ लेट इट बी द डाइपोल P2, देन द पॉइंट P इज ऑन परपेंडिकुलर पोजीशन और नॉर्मल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन। तो अगर आप जाएंगे तो फिर इसकी इंटेंसिटी जो आप लिखेंगे वो आपके लिए लिखी जाएगी मॉड वेक्टर E2 इज इक्वल्स टू, मॉड वेक्टर E2 कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर क्यूब, so it will be P2 upon R cube which will become 1/4 pi epsilon naught P sin theta upon R cube। ये हमारी दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं। अब फिर से हम जाएंगे, अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं देन द डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, और डायरेक्शन रिक्वायर्ड है तो सबसे पहले आते हैं E1 द एक्सियल इंटेंसिटी। एक्सियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन आपने लिखा है अलोंग द डाइपोल मोमेंट, यानी ये डाइपोल मोमेंट, और एक्सियल इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा, अलोंग द डाइपोल मोमेंट, ये हमारा हो गया E1। अब ध्यान देखें E2 कैसी थी, इक्वेटोरियल। E2 का डायरेक्शन है अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट P2, और इंटेंसिटी नंबर सेकंड का आपका डायरेक्शन कहाँ होगा, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। और फिर आप देखें दीज आर टू परपेंडिकुलर vectors or electric fields, so the resultant is to be calculated by the vector law, parallelogram law, so where this will be the resultant electric field, और ये आपका होता है resultant electric field। हम मान के चलेंगे ये एंगल कितना होगा, so let this angle be alpha। now both the values, the magnitude and the direction are calculated with the help of the this vector law। ये समझ में आता है, E1 along the dipole moment and E2 opposite to the dipole moment, दोनों कर दिए। अब दोनों के लिए हम रिजल्टेंट निकालते हैं। रिजल्टेंट आप जाएंगे तो रिजल्टेंट मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू अपना आएगा अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर एंड E2 स्क्वायर, सो इट विल बी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अगर आप E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर करेंगे सो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ E1 वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन R क्यूब एंड इट्स होल स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E2 विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin theta upon r cube and its whole square। now the solution is quite simple। solution quite simple क्यों होगा, क्यों आप बता सकते हैं mod vector E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन हो जाएंगे
P and P, दिस विल गेट कॉमन, आर क्यूब एंड आर क्यूब ये भी कॉमन हो जाएंगे, अंडर रूट में होगा 2 cos थीटा स्क्वायर, दैट मीन्स 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और फाइनली इसका मतलब होगा मॉड वेक्टर E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 4 cos square theta and sin square theta. So 1 cos square theta plus sin square theta will become 1 and 3 cos square theta will remain there. So it will be 3 cos square theta plus 1. So that's all about the intensity of the electric field on arbitrary position or at inclined position of an electric dipole. ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे लिए निकल कर आ जाता है. नाउ फाइनली जब हम ये इंटेंसिटी कैलकुलेट कर देते हैं, देन द क्वेश्चन कम्स व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन. सो डायरेक्शन के लिए भी आप उसी फॉर्मूले पर जाएंगे. किस फॉर्मूले पर? डायरेक्शन वेक्टर अलजेब्रा जो आपसे बताएगा इफ द एंगल इज अल्फा देन tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस मॉड वेक्टर E2 अपॉन मॉड वेक्टर E1. रख दें वैल्यू. मॉड वेक्टर E2 ये रहा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब एंड अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब. सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू, tan अल्फा क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, P एंड P विल गेट कैंसल्ड, साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा tan थीटा और एक हाफ बचेगा तो हाफ tan थीटा. और इट इज बेटर टू राइट अल्फा इज इक्वल्स टू tan inverse half tan theta. So that is the direction of the resultant electric field from the line. अब फाइनली ये जो आपने डायरेक्शन मेजर किया है ये बीच में मेजर किया हुआ है. टोटल डायरेक्शन देखेंगे तो टोटल नजर आएगा. ये एंगल आपका थीटा घूमा है यहाँ से यहाँ तक, दैट इज थीटा, एंड फर्दर इट इज अगेन मूव्ड बाय अल्फा. टोटल एंगल जो आप बताते हैं इसको हम इस टर्म में लेते हैं. आप बताते हैं टोटल एंगल और द रिजल्टेंट एंगल फ्रॉम डाइपोल एक्सिस. रिजल्टेंट एंगल फ्रॉम डाइपोल एक्सिस इज इक्वल्स टू थीटा और प्लस अल्फा. थीटा प्लस अल्फा आपका रिजल्टेंट टोटल एंगल आ जाएगा. तो ये दोनों चीज़ें हमारी इस ढंग से निकल आती हैं. ओके, तो अब अपने टॉपिक को यहाँ पर हम देते हैं विराम. ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की इंटेंसिटीज कैलकुलेट हो गई. अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पर आपसे डिस्कस किया जाएगा बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम देखेंगे टॉर्क अप्लाइड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल.